वेलकम डियर रॉकर्स, कैसे हैं आप सभी। एक राज्य की प्रिंसेस जो कि राजगद्दी पे बैठने वाली है, ठीक उस टाइम पे दूसरे राज्य का एक तानाशाह उसके राज्य पे कब्जा कर लेता है। वो प्रिंसेस की माँ को बंदी बना लेता है और इससे पहले कि वो प्रिंसेस को पकड़े तभी प्रिंसेस को प्रिंसेस प्रोटेक्शन प्रोग्राम नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन दूसरे देश में ले जाकर सेफ रखती है। वहां उसे राजमहल के ऐशो आराम की लाइफ से बिल्कुल अलग एक नॉर्मल लड़की की लाइफ जीनी पड़ती है। अपनी माँ को छुड़ाने और अपने राज्य को उस तानाशाह से आजाद करवाने के लिए प्रिंसेस ने क्या किया, क्या एक आम लड़की की जिंदगी वो जी पाई, क्या उसने अपनी माँ और अपने राज्य को उस तानाशाह से बचाया या नहीं, यही है दोस्तों इस फील गुड मूवी की कहानी। स्वागत है आपका 2009 में रिलीज हुई इस कहानी में जिसका नाम है प्रिंसेस प्रोटेक्शन प्रोग्राम। तो कहानी की शुरुआत में एक फिशिंग रॉड बेचने की दुकान को दिखाते हैं जहाँ पे कार्टर नाम की लड़की काम कर रही है। ये एक स्कूल स्टूडेंट है दोस्तों, लेकिन पढ़ाई के अलावा ये इस दुकान को भी चला रही है। बड़ी मेहनती है। वहाँ पे डैनी नाम का एक लड़का आता है जो कि कार्टर के साथ ही स्कूल में पढ़ता है। कार्टर बचपन से उसको एक तरफा प्यार करती है, लेकिन डैनी को कार्टर में उतना इंटरेस्ट कभी नहीं था, यहाँ तक कि कार्टर का नाम तक उसे याद नहीं रहता। फिलहाल वो फिशिंग के लिए कोई चीज खरीदने आया है और पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है, और कार्टर को फिर से उसे अपना नाम बताना पड़ जाता है। वो फिशिंग के लिए कोई आइटम खरीद ले जाता है तो कार्टर उसके पीछे भागती है कि कोई बहाना करके उससे लिफ्ट मांग लूं और उसके साथ थोड़ा वक्त बिताऊं। लेकिन उसकी कार में पहले से दो लड़कियां बैठी होती हैं। उनमें से आगे बैठी लड़की का नाम है चेल्सिया और पीछे वाली का नाम है ब्रूकी। दोनों ही काफी अमीर घर की लड़कियां हैं दोस्तों, और क्योंकि कार्टर अमीर नहीं है तो दोनों हमेशा कार्टर को बहुत ही बुली करती रहती हैं, मतलब अकड़ दिखाती हैं। कार्टर भी उनसे चिढ़ती है। अब कार्टर डैनी से पूछती है क्या तुम मुझे लिफ्ट दोगे प्लीज। चेल्सिया ने बैक सीट पे अपनी एक ड्रेस बिछा के रखी थी और कहती है कि ये जगह किसी की रिजर्व्ड है, तुम बस में स्कूल आ जाना। कम से कम डैनी तो कह सकता था कि चेल्सिया तुम अपनी ड्रेस साइड में हटाओ और कार्टर को बैठने दो, पर नहीं दोस्तों, वो कुछ नहीं कहता और कार्टर को गुड बाय कह के निकल जाता है। बेचारी कार्टर उदास हो जाती है। कार्टर के पापा जिनका नाम मैसन है वो ये सब देख रहे होते हैं। कहते हैं कि कोई बात नहीं बेटा, मैं तुम्हें स्कूल छोड़ दूंगा। मैसन असल में एक छोटे से राज्य का आर्मी जनरल है। वो कार्टर को हिम्मत देता है कि इस उम्र में लड़के ऐसे ही होते हैं, तुम जी छोटा मत करो बेटा, सब ठीक हो जाएगा। इतने में उसे उस राज्य के पैलेस से कॉल आता है कि अर्जेंट बात है, जल्दी आ जाओ। तो कार्टर इस पर और उदास हो जाती है कि क्या पापा आप फिर से जा रहे हैं। लेकिन मैसन कहता है कि बेटा मैं बस 2 हफ्तों के लिए जा रहा हूँ, लौट आऊंगा फिर, तुम फिक्र मत करो। और अगले सीन में उस राज्य के पैलेस को दिखाते हैं जहाँ राज्य की प्रिंसेस जिसका नाम रोज है वो अपने पिता की मौत के बाद राजगद्दी पे बैठने वाली है। उसी के लिए यहाँ पे रिहर्सल चल रहा है। तो वहाँ पे रोज का ड्रेस डिजाइनर आता है जिसे रोज अपना बहुत अच्छा दोस्त मानती है। वो कहता है कि इस ड्रेस में सच में आप बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही हैं। दूसरी ओर रानी मैसन से बात कर रही होती है और रानी दोस्तों बहुत ही परेशान है क्योंकि राजा की मौत के बाद पास के राज्य का तानाशाह किसी भी वक्त इनके राज्य पे कब्जा जमाने की कोशिश कर सकता है। उससे पहले रोज को कैसे भी करके राजगद्दी पे बैठना होगा। तो मैसन भी रानी को हिम्मत देता है कि आप फिक्र मत कीजिए, ऐसा कुछ नहीं होगा। अगर ऐसी कोई आफत आ भी गई तो रोज को मैं अपनी बेटी की तरह संभालूंगा। रानी कहती है हाँ मुझे तुम पर पूरा विश्वास है मैसन, इसीलिए मैंने तुम्हें यहाँ पे बुला भेजा है। अगले सीन में दोस्तों रोज राजगद्दी पे चढ़ती है। उसके सर पर ताज रखने वाले होते हैं कि इतने में वो दुश्मन राज्य का तानाशाह टपक पड़ता है। इसका नाम है केन। उसकी सेना ने पूरे राज्य को घेर लिया है। अब अगर वो रोज को बंदी बना लेगा तो ये पूरा राज्य उसका हो जाएगा, और इसी बात का तो रानी को डर है। वो मैसन को देखती है। मैसन केन के कुछ आदमियों को मार गिराकर रोज को वहां से बचा के लेके जाता है। रानी भी पीछे भागती है और एक पॉइंट पर वो अपनी बेटी से कहती है कि बेटा मैं यहाँ सब संभाल लूंगी, लेकिन तुम्हें उसके हाथ में नहीं जाने दूंगी। तुम मैसन के साथ चले जाओ, वो तुम्हें सुरक्षित जगह लेके जाएगा। रोज कहती है आप भी आइए ना माँ, लेकिन रानी कहती है अगर मैं आ गई तो इस राज्य के लोगों का क्या होगा, हमें कैसे भी करके अपने राज्य को वापस पाना है, तब तक तुम्हें दुनिया की नजरों से छुप कर रहना होगा। और फिर वो रोज को अपना एक लॉकेट पहनाकर उसे मैसन के साथ विदा करती है। दोनों एक चॉपर में वहां से बच निकलते हैं दोस्तों। केन कहता है कि ज्यादा खुश मत होना कि तुम्हारी बेटी बच निकली, बहुत ही जल्दी मैं उसका पता लगा लूंगा और उसे कैद करूंगा, फिर ये राज्य ऑफिशियली मेरा हो जाएगा। ये कहकर वो रानी को कारागार में बंद करवा देता है। दूसरी ओर मैसन रोज को एक आइलैंड पे लेके जाता है जहाँ है एक सीक्रेट बंकर। अब रोज की समझ में नहीं आता कि ये क्या जगह है। फिर पता चलता है कि ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है प्रिंसेस प्रोटेक्शन प्रोग्राम। दुनिया के छोटे छोटे राज्य जहाँ आज भी रॉयल फैमिलीज राज करती हैं, उनमें से कभी किसी राज्य पर कोई कब्जा कर ले तो उस राज्य के प्रिंसेस को ये लोग बचा कर ले आ जाते हैं। इस ऑर्गेनाइजेशन को अलग अलग रॉयल फैमिलीज फंड करके चला रही हैं। यहाँ की डायरेक्टर है दोस्तों जिसका नाम है मॉली। वो रोज को सब कुछ अच्छे से एक्सप्लेन करती है, बताती है कि हमने कई प्रिंसेस को इस तरह रेस्क्यू करके दुनिया के अलग अलग जगहों पे उनको सेफ रखा हुआ है। अब रोज घबरा जाती है, पूछती है कि मुझे यहाँ पे क्या करना होगा, क्यों, कब तक रखा जाएगा। तो मॉली कहती घबराने की कोई जरूरत नहीं है, जब तक आप सेफ हो आपका राज्य सेफ है। जब ऑफिशियली आपका राज्य आपको मिल जाएगा तब हम आपको वापस आपके राज्य आपको पहुंचा देंगे। तब तक आपको अपनी आइडेंटिटी चेंज करके दूसरी जगह पे रहना होगा। रोज की आइडेंटिटी चेंज करने के लिए वो पहले तो उसके बाल काटने लग जाते हैं, लेकिन रोज कहती है कि कुछ भी करने से पहले मुझे मैसन से बात करनी है। तो वो मैसन से पूछती है ये सब क्या चल रहा है, मुझे यहाँ बहुत ही डर लग रहा है, न जाने मेरी माँ का क्या होगा वहाँ पे, मुझे राज्य वापस जाना चाहिए। तो मैसन कहता है कि जब तक आप सेफ हो ना
आपकी माँ को भी कुछ नहीं होगा। अगर आप वापस गई तो केन आपको भी कैद कर लेगा और फिर आपकी माँ और राज्य दोनों उसके कब्जे में चले जाएंगे। जब तक राज्य लीगली आपका नहीं हो जाता तब तक आपको सेफ रहना है, केन की नजरों से बच के रहना है। और रोज भी समझ जाती है और फिर अपनी आइडेंटिटी चेंज करने के लिए मान जाती है। फिर तो उसके बाल काटे जाते हैं दोस्तों, उसका कॉस्ट्यूम बदल दिया जाता है। उसका हुलिया बदल देने के बाद मॉली कहती है कि अब आपका नाम रोज नहीं रोजी होगा, और याद रखना कि अब आप प्रिंसेस नहीं हो बल्कि एक आम अमेरिकन लड़की हो, और इसी हिसाब से आपको अपना बोलचाल, चाल चलन, रंग ढंग सब बदलना होगा। और अब वो रोज को दूसरे देश भेजना चाहते हैं दोस्तों, लेकिन रोज वहां नहीं जाना चाहती और कहती है कि मैं मैसन के साथ ज्यादा सेफ रहूंगी, मुझे उनके साथ भेज दीजिए। अगले सीन में मैसन रोज को अपने घर पे लेके आ जाता है। और फिर आगे कार्टर स्कूल के बाद घर आती है तो अपने कमरे में रोज को देखकर चौंक जाती है, पूछती है कि कौन हो। रोज अब भी एकदम प्रिंसेस की तरह बात करती है, कहती है कि मेजर मैसन ने हमें ये कमरा दिया है, क्या आप उनकी सुपुत्री हैं? और कार्टर कहती है क्या सुपुत्री, क्या है ये? अरे मैं वो नहीं हूँ, लेकिन हाँ मैं मैसन की बेटी हूँ। क्या उन्होंने तुम्हें ये कमरा दिया है? तो रोज कहती है हाँ ये कमरा बहुत ही छोटा है, लेकिन क्योंकि हमारी सुरक्षा का सवाल है तो हमें यहाँ रहने की आदत पड़ जाएगी। अब कार्टर के समझ में नहीं आता कि ये है तो एक ही, लेकिन हम करके क्यों बात कर रही है। और वो सीधे जाकर मैसन से पूछ लेती कि पापा ये लड़की कौन है और कुछ पागल टाइप की है क्या, मतलब अकेली और हम करके बात कर रही है। तो फिर मैसन उसे पूरी बात बताता है कि बेटा हमें रोज का अच्छे से ख्याल रखना होगा, और जब तक वो राज्य ऑफिशियली रोज को नहीं दिया जाता या उसका नहीं हो जाता किसी को उसके बारे में पता नहीं चलना चाहिए। है पापा, लेकिन अगर कोई पूछेगा कि ये कौन है तो मैं क्या कहूंगी? तो मैसन कहता है कि उसे अपनी कजन बता देना, खत्म। अब कार्टर वापस कमरे में जाती है और रोज से कहती है हमें ये कमरा शेयर करना होगा। रोज पूछती है इतने छोटे से कमरे को 2 लोग शेयर कैसे कर सकते हैं, इतना छोटा है ये। देखो महारानी ये तुम्हारा पैलेस नहीं है, हमारा छोटा सा घर है, यहाँ पे रहना है आपको तो थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा, आई बात समझ में? ये कहकर कार्टर फटाक करके दरवाजा बंद करके चली जाती है। अब रात हो जाती है दोस्तों, रोज तो एकदम रानी की तरह कमरे में बैठी रहती है और कार्टर उसके लिए पिज्जा लेके आ जाती है, पर वो कहती मुझे नहीं खाना, लेकिन क्या तुम अपना नाइट ड्रेस मुझे दोगी? मेरे पास और कोई ड्रेस भी नहीं है, और हाँ क्या तुम मेरा बिस्तर ठीक कर दोगी? तो कार्टर कहती है ओ मैडम यहाँ पे ना तुम प्रिंसेस हो और ना मैं तुम्हारी नौकर, यहाँ सब कुछ खुद करना पड़ता है, और ये लो नाइट ड्रेस। कहकर वो अपना एक नाइट ड्रेस रोज के मुंह पे फेंक मारती है। और फिर रोज बाथरूम जाती है तो एकदम से चिल्ला देती है। कार्टर और मैसन तो भाग कर जाते हैं, देखते हैं कि क्या हो गया, तो वो छिपकली को देखकर चिल्ला रही थी। कार्टर अपने हाथ से उस छिपकली को पकड़ लेती है और कहती है क्या आपने कभी राजमहल में ये छिपकली नहीं देखी? रोज कहती नहीं, ये होता क्या है, कोई कीड़ा है क्या? कहकर वो डर कर भाग जाती है। और अब कार्टर मैसन से कहते कि पापा ये लड़की मैं पहले ही बता रही हूँ आपको, ये हमारे लिए सरदर्द बनने वाली है। अरे कैसी है ये? अगली सुबह रोज कार्टर का कोई ड्रेस पहनकर डाइनिंग टेबल पर बैठी होती है। शायद उसको लगता है कि कोई उसे खाना परोसेगा जैसे कि राजमहल में दिया जाता था, लेकिन मैसन और कार्टर जल्दी में कुछ मुंह में दबा रहे होते हैं और रोज को लगता है कि ये लोग कितने गंदे तरीके से खा रहे हैं। इतने में स्कूल बस आ जाती है तो कार्टर मैसन को बाय बोलकर चली जाती है। रोज भी मैसन से कहकर बस की ओर जाती है तो ड्राइवर रोज को देखकर पूछती है तुम कौन हो बेटा, बड़ी सुंदर हो? तो रोज कहती है मैं कार्टर की कजन हूँ। तो इस तरह दोस्तों रोज पहली बार जिंदगी में बस में चढ़ती है और बस हिलती है तो वो गिर जाती है, मतलब उसे आदत जो नहीं है ना इसकी, इसीलिए। और यहाँ मैसन अपने ट्रक से एक सीक्रेट सिस्टम के जरिए मॉली को कॉल करके बताता है कि प्रिंसेस ने स्टेज 4 क्रॉस कर लिया है। स्टेज 4 यानी कि रोज अब आम जनता में घुल मिल चुकी है और किसी को शक नहीं हुआ। तो वहाँ रोज और कार्टर स्कूल पहुंचती है। कार्टर तो आगे चली जाती है और रोज बस से उतरती है तो एडवर्ड नाम का लड़का उसकी वीडियो शूट करने लगता है और पूछता है क्या तुम नहीं हो स्कूल में? दरअसल क्या है, एडवर्ड को कार्टर पे क्रश है ना, लेकिन कार्टर तो बचपन से डैनी पे फिदा है। तो रोज कहती है मैं तो कार्टर की कजन हूँ। तो एडवर्ड कहता है तुम कहाँ से आई हो वैसे? इतने में कार्टर आ जाती है और कहती है ये मेरे मामा की लड़की है। कहकर वो रोज को तुरंत लेके जाती है वहां से और कहती है कि तुम एकदम प्रिंसेस की तरह चल फिर रही हो, बातें भी प्रिंसेस की तरह कर रही हो, प्लीज ऐसा मत करो यार, नॉर्मली बात करने की कोशिश करो, तू तड़ाक में बात करो, वरना किसी को पता चल गया तो मुसीबत हो जाएगी। फिर दोनों क्लास चली जाती हैं। वहाँ डैनी रोज को निहारने लग जाता है तो कार्टर को बुरा भी लगता है। फिर फ्रेंच टीचर आती है और रोज से बात करने लगती है। रोज प्रिंसेस है तो कई सारी लैंग्वेजेस जानती है। अब उसे फ्रेंच में काफी फ्लुएंटली बात करता देखकर सभी हैरान होते हैं कि वाह कमाल है। हालांकि यहाँ कोई भी इतना अच्छा फ्रेंच नहीं बोल पाता। तो वो तो कहती है मुझे ना सिर्फ फ्रेंच बल्कि स्पेनिश भी आती है, इसके अलावा भी कई सारी लैंग्वेजेस आती है। अब यहाँ कार्टर को डर लगता है कि कहीं ये बातों ही बातों में सच ना बता दे कि मैं प्रिंसेस हूँ, पर रोज अपनी सच्चाई नहीं बताती। अब दूसरी ओर दोस्तों रानी तो केन के कब्जे में है ना, लाख कोशिश के बाद भी केन उसका मुंह नहीं खुलवा पाता। रानी उसको सीधे कह देती है तुम चाहे मुझे कितना भी टॉर्चर कर लो लेकिन मैं कुछ नहीं बताने वाली। केन कहता है नहीं नहीं मैं तुम्हें टॉर्चर क्यों करने लगा, लेकिन तुम्हारी बेटी को बहुत ही जल्दी ढूंढ निकालूंगा मैं। दूसरी ओर रोज लंच करने जाती है और यहाँ के सारे डिशेस उसके लिए नए हैं, वो जानती तक नहीं कि पिज्जा और बर्गर क्या होता है। तो वो कुक से पूछती है तो वो तो कहती क्या तुम ये भी नहीं जानती कि बर्गर क्या होता है, तुम हो कहाँ से?
रोज उसे बता तो नहीं सकती, इसलिए चुपचाप खाना लेकर अकेले ही टेबल पे बैठ जाती है और सब ना उसको बड़ी अजीब नजरों से देखते हैं। चेल्सिया, ब्रूकी और डैनी बिलीव ही नहीं कर पाते कि कार्टर की इतनी सुंदर कजन हो सकती है। चेल्सिया को तो रोज से जलन होती है, लेकिन डैनी रोज पर फिदा हो चुका था, तो ब्रूकी चेल्सिया को और जलाती है। कहती है कि उसका यार हेयर स्टाइल तो देखो कितना बढ़िया है। और रोज यहाँ पे दोस्तों एकदम राजमहल की तरह नैपकिन वगैरह बिछा के साफ सफाई के साथ खाने बैठ जाती है। उसे बगैर खाना तक नहीं आता, तो कार्टर उसको सिखाती है। और तब एक स्टाफ आकर होम कमिंग पार्टी के बारे में अनाउंस करता है। कहता है कि इस पार्टी के लिए हम स्कूल की सबसे बेहतरीन 3 लड़कियों को सिलेक्ट करने वाले हैं। सिलेक्शन उनके बर्ताव, रहमदिल, अच्छे काम, इन सब के आधार पे होगा। इस तरह टॉप 3 प्रिंसेस चुनी जाएंगी और वोटिंग के आधार पर उनमें से टॉप लड़की को क्वीन का खिताब और क्राउन दिया जाएगा। अनाउंसमेंट सुनकर रोज कार्टर से कहती, क्या सच में तुम भी क्वीन बन सकती हो? तो कार्टर कहती, हाँ, क्वीन तो कोई भी बन सकती है। और ये सुनकर रोज जोश में टेबल पे खड़ी हो जाती है और कहती है कि कार्टर बहुत ही अच्छी लड़की है, आप सब उसी को क्वीन बनाना, उसी को अपने वोट्स देना। दरअसल स्कूल की क्वीन सिर्फ एक खिताब है दोस्तों, लेकिन रोज तो ये सोच लेती है कि अगर कार्टर क्वीन बन गई तो ये स्कूल उसका राज्य बन जाएगा और वो यहाँ पे राज कर पाएगी। तो ये बात वैसे कार्टर को थोड़ा एम्बैरेसिंग भी लगती है और वो उठकर चली जाती है। घर लौटते वक्त रोज उससे कहती है, मैंने कुछ गलत कह दिया था क्या, जो तुम इस तरह बिहेव कर रही हो? असल में कार्टर को रोज की बात का बुरा नहीं लगता, लेकिन उसको थोड़ा सा इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है दोस्तों। उसको लगता है कि मेरी औकात ही नहीं है स्कूल क्वीन बनने की और मुझ में ऐसी कोई खासियत भी नहीं है कि कोई मुझे वोट देगा। तो वो मैसन से भी शिकायत करती है कि रोज हमारे तौर तरीके कभी नहीं समझ पाएगी पापा। पर मैसन कहता है, बेटा उसे वक्त तो दो, अभी अभी तो आई है, वो जल्दी सीख जाएगी ना। उस रात रोज बहुत रोती है दोस्तों, मतलब वो अपनी माँ की याद में रोती है। अगले दिन वो कार्टर की दुकान में उसकी मदद भी करने जाती है। कार्टर चिढ़ाती है कि अच्छा ये काम करो, ये कीड़े वाले बॉक्सेस शेल्फ में अरेंज कर दो, फिश को पकड़ने के लिए चारा चाहिए ना, और ये कीड़े फिशिंग रॉड में फिक्स किए जाते हैं। तो कीड़ों को देखकर रोज डरती तो है, लेकिन फिर भी उन बॉक्सेस को शेल्फ में अरेंज करने लगती है। फिर कार्टर मैसन के साथ बाहर कोई काम कर रही होती है और तभी अंदर से कुछ गिरने की आवाज सुनकर दोनों अंदर भागते हैं। असल में ऊपर चढ़कर शेल्फ में बॉक्स रखते वक्त रोज गिर गई थी, उसके ऊपर कीड़े पड़े होते हैं दोस्तों। फिर मैसन उसे ऊपर उठाता है, वो कहती है कि मुझे तो चक्कर आ रहे हैं, मैं नहाने जा रही हूँ तुरंत। मैसन और कार्टर दोनों हंस पड़ते हैं कि मतलब उसकी वो मासूमियत पे हंस पड़ते हैं। अब मैसन यहाँ पे कार्टर को बड़े प्यार से डांटता है कि तुमने उसको काम करने क्यों दिया, पहले ये बताओ। तो कार्टर कहती, वही काम मांग रही थी पापा, सो मैंने उसको काम दे दिया। और अगले सीन में दोस्तों रोज इनके लिए कुछ नए डिशेस पका के देती है, क्योंकि ये लोग वही रोज पिज्जा वगैरह बर्गर खाते हैं, जो कि रोज को उतना अच्छा नहीं लगता। वो इन दोनों को फ्लावर्स का क्राउन पहना के खाना सर्व करती है। तो कार्टर पूछती, क्या तुम्हें खाना बनाना भी आता है? तो रोज कहती, हाँ, मेरी माँ एक किसान की बेटी है, उन्होंने मुझे ये सब सिखाया था। आप लोग रोज रोज बाहर से खाना खरीद के लेके आते हो, तो मैंने सोचा आज मैं अपने हाथों से कुछ नया बनाकर खिलाऊं आप लोगों को, खाना टेस्ट करके कैसा बताओ। तो मैसन कहता है, अरे आपने बहुत ही अच्छा बनाया है प्रिंसेस, तुम भी थोड़ा टेस्ट कर लो कार्टर। पर कार्टर कहती, नहीं, मुझे तो बर्गर ही खाना है, कहकर वो उठ के चली जाती है। रोज को थोड़ा बुरा लगता है कि बताओ यार, कार्टर ने टेस्ट भी नहीं किया। अगले सीन में रोज अपने बेड पे लेटी रो रही होती है, तो कार्टर अंदर आती है और फिर वो दोबारा कार्टर से कहती है कि क्या मैंने कोई गलती कर दी? अगर मेरी किसी भी बात से तुम्हारा दिल दुख गया हो तो मुझे माफ कर दो। देखो तुम मेरी सिचुएशन अच्छे से जानती हो ना कि मेरे लिए यहाँ रहना कितना जरूरी है। मेरी सेफ्टी तुम्हारे हाथ में है, मेरा राज्य केन के हाथ में है, लेकिन मुझे उससे ज्यादा अपनी माँ की फिक्र है। मतलब राज्य से ज्यादा मुझे माँ की फिक्र है। न जाने किस हाल में होंगी मेरी माँ, और जैसे देखना मेरा राज्य मेरे हाथ में आएगा ना, मैं चली जाऊंगी यहाँ से तुरंत, तुम्हें ज्यादा दिन तंग नहीं करूंगी। ये सारी बातें सुनकर कार्टर को अपने किए पे पछतावा होता है और वो रोज से माफी मांगती है और इस तरह दोनों के बीच हो जाती है सुलह। फिर दोनों खेलने जाती है। एडवर्ड भी वहीं पे पार्ट टाइम जॉब करता है और वो कार्टर की बहुत केयर करता है दोस्तों। उससे प्यार जो करता है, उसे उसके साइज का शू दिलाकर फिर रोज से उसके शू का साइज पूछता है, लेकिन वो नहीं बताती और ऊपर से टेबल पे बैठ जाती है एकदम प्रिंसेस की तरह, क्योंकि पैलेस में वो इसी तरह ऊपर बैठ जाया करती थी और उसका डिजाइनर उसे तरह तरह के शूज पहना के चेक करता था कि कौन सा साइज सूट करेगा। तो अब उसको लगता है कि यहाँ भी बिल्कुल मेरी उसी तरह सेवा की जाएगी, उसी तरह शूज पहनाए जाएंगे। तो एडवर्ड उसके बैठने का तरीका देखकर बड़ा अजीब फील करता है कि ये तो एकदम महारानी की तरह बैठी हुई है, फिर भी वो उसके लिए शूज ला कर देता है। अब दोस्तों ये देखकर चेल्सी और ब्रूकी के पेट में होती है बढ़िया वाली जलन कि इस नई लड़की के तो बड़े ठाट बाट है और ये एडवर्ड भी उसकी ऐसी सेवा कर रहा है जैसे कि उसका नौकर हो। काश कोई मेरी भी ऐसी सेवा करे। उसके शू का लेस खुल गया था तो वो अपना पैर आगे करके बैठ जाती है और इंतजार करती है कि कोई हैंडसम लड़का आकर मेरा शू लेस बांधेगा, लेकिन 2 जूनियर लड़के वहां से गुजरते हुए उसका बड़ा अच्छा मजाक उड़ाते हैं कि ये दीदी तुम्हारा शू लेस खुला हुआ है, बांध तो लो, कम से कम गिर जाओगी, मुंह टूट जाएगा तुम्हारा। चेल्सी की बड़ी इंसल्ट हो जाती है यहाँ पे। अब यहाँ जो डैनी है ना दोस्तों, रोज पर से नजरें हटाने का नाम ही नहीं लेता, लेकिन रोज उसका कैरेक्टर समझ गई है कि वो खूबसूरत लड़कियों को इस तरह देखता रहता है और बाकियों को इग्नोर करता है, इसीलिए वो डैनी को मुड़कर भी नहीं देखती। लेकिन एडवर्ड बड़ी तिरछी नजर से कार्टर को देख रहा है। ये बात रोज नोटिस कर लेती है और समझ जाती है कि पक्का एडवर्ड के दिल में कार्टर के लिए कुछ तो है। फिर सभी खेलने लग जाते हैं। चेल्सी पहले शॉट में ही फुल स्ट्राइक कर देती है, रोज भी अपने पहले ट्राई में फुल स्ट्राइक कर देती है।
अब पहले तो लगता है कि ये बाई चांस हुआ है, लेकिन रोज बार बार फेंकती है और हर बार उसका फुल स्ट्राइक होता है। अब उसका गेम देखने के लिए लोग जमा हो जाते हैं। चेल्सिया तो अब जलकर राख हो जाती है पूरी तरह। ब्रूकी कम से कम रोज से उतना नफरत तो नहीं करती, लेकिन चेल्सिया को काफी चिढ़ है कि कहीं रोज अपना टैलेंट दिखाकर दूसरे बच्चों का दिल जीतकर इस साल की क्वीन ना बन जाए। और अब रोज को कैसे भी करके फंसाने के इरादे से चेल्सी और ब्रूकी उससे बात करने लगती हैं। कहती हैं कि तुम तो बड़ी सुपर्ब खेलती हो। फिर तीनों का आपस में इंट्रो भी हो जाता है। अगले सीन में रोज और कार्टर अपने कमरे में होती है। रोज कहती है, एक बात बताऊं तुम्हें, आज मैंने दो बातें नोटिस की। एक तो एडवर्ड तुम्हें बहुत देर से निहार रहा था, लेकिन तुम डैनी को निहार रही थी।